चलिए, तो अब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आएगी, वो है ध्यान देगा। हमने क्या पढ़ा था कि D0 कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ड्यू टू एब्सेंस ऑफ DD ट्रांजिशन, उसमें DD ट्रांजिशन एब्सेंट होगा। DD ट्रांजिशन एब्सेंट होगा, इसलिए यहां पर कलर नहीं आएगा। क्लियर था? अब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें D0 ही है। देखो MnO4 माइनस, CrO2 Cl2, MnO4 माइनस, CrO4 माइनस 2, Cr2 माइनस 2, CrO2 Cl2 और VO4 3 माइनस। ठीक है, ये सब अगर आप देखोगे तो इनमें सब में D0 आएगा। इनमें सब में क्या आएगा? D0। क्या बोला जल्दी बताओ? इनमें सब में क्या आएगा? D0। और इनमें जो D0 है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D3S। यस, D3S। यस, D3S। ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। वाओ! और इसमें जो आएगा कलर, ये सब कलर आएंगे और उसका रीजन आएगा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये एक नई चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनमें D0 होगा उनमें कलर नहीं होता, ये हमने पढ़ा था, लेकिन इनमें D0 होगा तब भी कलर आएगा, और वो कलर आएगा चार्ज ट्रांसफर की वजह से। कलर आएगा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कलर आएगा, बताओ क्यों? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये सब कलरफुल होंगे, ये अकेला बस कलरलेस होगा। अब क्यों होगा ये भी बताएंगे, और इनमें कलर क्यों आएगा वो भी बताएंगे। ठीक है, पहले नोट करो कि यार D0 कलरलेस होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ DD ट्रांजिशन, बट फॉलोइंग कंपाउंड्स आर colorful due to charge transfer। नोट करो इसको फटाफट। ये आपका MnO4 माइनस आया ना? आया ना? पक्का। सबसे पहले अपन इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर तो क्या दिख रहा है? ये 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन है तो वीक फील्ड होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है? वीक फील्ड। ऑक्सीजन कैसा होता है? वीक फील्ड। ये ऑक्सीजन वीक फील्ड है। दोबारा बोलो, ये ऑक्सीजन वीक फील्ड है। वीक फील्ड है, 4 लिगेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या होगा? 1 2। ये स्प्लिटिंग कौन सी होगी? वीक फील्ड होगा तो टेट्राहेड्रल। कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद ये आपका 4s आएगा और ये 4p आएगा। अब आप दिमाग लगाओ, ये टेट्राहेड्रल है, आया ना? टेट्राहेड्रल है, आया ना? टेट्राहेड्रल के अंदर 2 नीचे आते, 3 ऊपर आते, आया ना? यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अगर आप Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Mn पर कितना चार्ज आएगा? +7। +7 आएगा तो क्या आएगा? ये D0। D0 आएगा तो ये खाली रहेंगे। खाली रहेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें।
खाली रहेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब क्या करें, वैकेंट ऑर्बिटल जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। ये ऑर्बिटल भी खाली है इसका, ये ऑर्बिटल भी खाली है, क्या ये ऑर्बिटल जाएगा इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में? बोलो, क्या ये ऑर्बिटल जाएगा इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका और इसका एनर्जी गैप क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका एनर्जी गैप क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता। एनर्जी गैप ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? ये। अब कितने लिगेंड है यहां देखो, 1 2 3 4। तो अगर 4 लिगेंड है तो 4 लिगेंड है तो 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4। और 4 खाली है तो 4 चाहिए, 4 चाहिए तो ये 3 डी हो गए और एक एस हो गया, 3 डी। इसमें जो डी है वो कौन कौन से बताओ? डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी कहलाते थे। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, डायामैग्नेटिक, म्यू क्या आएगा इसका? 0। D3S टेट्राहेड्रल, डायामैग्नेटिक और म्यू क्या आएगा? 0। क्लियर? अब इसमें कलर कैसे आया वो देखना है। तो आप देखो ध्यान से कि यहां पर Mn है, उस पर +7 चार्ज है। +7 चार्ज यानी हाई चार्ज। +7 चार्ज है मतलब क्या? हाई चार्ज है। चार्ज अगर हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? चार्ज अगर हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। क्या बोला? दोबारा बताओ। चार्ज अगर हायर है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। दोबारा बोलो। चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ जाएगी। तो ये Mn भी यही गुस्ताखी करने लग गया। Mn पर +7 था तो ये इस ऑक्सीजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया उसने। जैसे ही अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचा, ऑक्सीजन का दिमाग एकदम चनका। ऑक्सीजन ने कहा, भैया क्या कर रहे हो साला, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, जानत नहीं साला हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारा इलेक्ट्रॉन वापस दो। Mn ने क्या करा? फिर इलेक्ट्रॉन खींच लिया क्योंकि +7 चार्ज है। ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो गया, बोला हाय भैया हमारा इलेक्ट्रॉन फिर ले गए, तुम साले पगला गए हो क्या, वापस दो, जानते नहीं बिहार से। Mn बोला है भैया तू बिहार से तो क्या हुआ, हम पंजाब से हो, तुसी इलेक्ट्रॉन दे। ओए ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, फिर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन ने फिर इलेक्ट्रॉन खींच लिया, फिर इलेक्ट्रॉन गया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, साला इलेक्ट्रॉन का दिमाग खराब। बोला ए तू बिहार साले, तू पंजाब तो हम हिंदुस्तान। वो इलेक्ट्रॉन ने कहा साला हम हिंदुस्तान से, मुझे गुस्सा आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन को जब गुस्सा आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी अगर विजिबल रीजन में आएगी तो कलर आएगा, और अगर कलर आ गया तो कलर कहा जाएगा। और कलर किस लिए आया? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ये जो इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ, फिर वो वापस अपनी ओर खींच के ले गया, फिर ये इधर ट्रांसफर हुआ, फिर खींच के ले गया, फिर इधर लिया, फिर खींच के ले गया। अब सोचो क्या हुआ, वापस समझना। ये Mn पर +7 चार्ज आने से ये ऑक्सीजन का इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करता है, तो ये इधर से इधर आने शुरू करता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो वापस अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर खींच लेता है, फिर खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं करेगा? एनर्जी रिलीज होती है और वो विजिबल रीजन में आ जाती है। अगर वो विजिबल रीजन में आ जाती है तो उसे कलर दिखाई देता है, इसलिए इसका कलर आता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है इसको कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर। अब देखो लिगेंड का था ये, लिगेंड टू मेटल। क्या कहा जा रहा था? इसको कहा जा रहा है चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। और अगर हम शॉर्ट में बोले तो CTL, ऐसे लिखा होता है ये, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। क्या लिखा होता है बताओ? चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। क्या लिखा होता है बताओ? चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। क्या लिखा होता है बताओ? चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। क्लियर? तो आपसे बोलेगा
कि यहाँ चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ था, तो आप बोलोगे लिगेंड से मेटल हुआ था। अब अगर इलेक्ट्रॉन खींचा था किसने, मैग्नीज ने, तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया होगा तो ये मैग्नीज क्या बना होगा, Mn+7 से Mn+6 बना होगा, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि Mn+7 से Mn+8 बना है, तो आंसर है कि ये वाला बना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि Mn के पास टोटली 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो Mn ने इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा था, जिससे कि चार्ज ट्रांसफर के दौरान वो Mn+ से Mn+6 हुआ था। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो वापस अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी वो +6 से वापस +7 बना रहा है उसको, +8 कभी नहीं बनता। तो ये स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज होती है, +7 से +6 होती है या +7 से +8 होती है। तो आंसर देंगे आप Mn+7 से Mn+6 होती है, ठीक है। अब VO43- कलरलेस क्यों था? क्योंकि भाई अगर उसका ट्रांजिशन हो रहा है और उसके जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अगर विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रही है, कलरलेस है। क्या है वो? कलरलेस। क्या है वो? कलरलेस, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। अब पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या पढ़ाया था, Na2 FeCN5NO, इसका एक नाम होता था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। याद है? गलत याद है, इसका नाम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था, इसका नाम था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या नाम था इसका? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखो इधर, अगर आपको याद हो तो अपन ने क्या कहा था कि यार इसमें जो NO है वो पॉजिटिव होता है। तो मैंने कल आपको बताया था अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहला ही इसको देता है Fe को। आया ना? कल बताया था नहीं बताया था? ये NO था, ये अभी न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से ये पहले ऐसे बताया था, याद करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, तो ये आपका पहले NO+ बनता है जिससे 3 हो जाए, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन पहले इसको दिया। अब अगर ये 0 है तो Fe पर कितना चार्ज था पहले? +3। अगर मैं आपसे कहूँ कि Fe+3 ज़्यादा स्टेबल होता है या Fe+2, तो आपको पता है जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए +3 वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये खुद तो स्टेबल हो गया क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5 से 3, लेकिन ये Fe जो हो गया वो +3 से क्या हो गया? +2, तो Fe थोड़ा कम स्टेबल हो गया। तो Fe ने कहा भैया अपना इलेक्ट्रॉन वापस लो। अब बताओ NO क्या वो इलेक्ट्रॉन वापस लेगा? क्या NO वो इलेक्ट्रॉन वापस लेगा? नहीं, NO वापस इसको देगा, भैया अपना इलेक्ट्रॉन है आपका, मेरे पास नहीं, आप रखो। Fe कहता है तो चीटिंग है साला, तेरा इलेक्ट्रॉन था, मैं क्यों रखूं? NO कहता भाई तेरा हो गया, मेरा नहीं है वो, ये हो गया, 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 होगा। इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ गया, साला क्या घुमा रहा मेरे को इधर उधर, पागल समझा साला मेरे को, क्या एक जगह रखा हो चुपचाप, गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्से से इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होगी, वो विजिबल रीजन में लाई करेगी। अगर वो विजिबल रीजन में लाई करेगी तो इसका भी कलर आएगा। तो यानी कि ये भी जो है वो ब्राउनिश रेड कलर होता है सोडियम नाइट्रोक्साइड का, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये चार्ज ट्रांसफर भी क्या हुआ? लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल। ये चार्ज ट्रांसफर भी क्या हुआ? लिगेंड टू मेटल। दोबारा बोलो, ये चार्ज ट्रांसफर भी क्या हुआ? लिगेंड टू मेटल। क्लियर? नोट करो इसको फटाफट। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में भी चार्ज ट्रांसफर होता है, इससे वजह से कलर आता है।
अगला देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये सल्फेट FeH2O5NO सल्फेट। यहां पर इसका नाम क्या बताया था मैंने? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बताया था इसका नाम? बताओ मैंने, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देखो इधर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है तो वापस इस NO की स्थिति वही है कि NO 2.5 है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 होगा। अब ये आपका यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2, तब जाके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अभी अगर मैं इसको न्यूट्रल मान रहा हूं तो यहाँ पर Fe+2 था, इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा तो क्या हो गया? ये +1। अब आपको पता है ये Fe+1 में मैंने बताया था अनस्टेबल होता है, तो ये Fe क्या कहता है इसको? भैया अपना इलेक्ट्रॉन वापस लो, तुम हमको अनस्टेबल कर रहे हो। NO कहता है भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मैं तो स्टेबल हो गया, मैं नहीं ले रहा ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, आप वापस लो। Fe कहता है नहीं भैया वापस लो आपका, आप नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया। इलेक्ट्रॉन कहता है साले भैया भैया कर रहा, पागल हो गया साले, मेरे को गुस्सा आ रहा है, एनर्जी रिलीज करता है, विजिबल रीजन में लाई करती है। विजिबल रीजन में लाई करेगी तो क्या होगा? कलर आएगा। किसकी वजह से? चार्ज ट्रांसफर। और इसका जो कलर है वो होता है ब्राउन, ब्राउन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये चार्ज ट्रांसफर भी कहां से कहां हुआ? लिगेंड टू मेटल। ये देखो ये लिगेंड है और ये मेटल है, ये लिगेंड है ये मेटल है, तो लिगेंड टू मेटल आ गया। क्लियर? आया ना? नोट करो इसको। ठीक है, तो ये आ गया। एक और कॉम्प्लेक्स देखो इंपॉर्टेंट है, Fe4 FeCN6 3। इसका नाम होता है रशियन ब्लू। इसका एक छोटा रिश्तेदार यानी भाई है, इसका नाम होता है टर्नबुल्स ब्लू। Fe4 FeCN6 3 Prussian blue, Fe3 FeCN6 2 Turnbull's blue। ये दोनों है, ठीक है, ये दो कंपाउंड होते हैं। इन दोनों के बारे में एक खास बात है कि ये भी ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है। प्रशियन ब्लू एंड टर्नबुल्स ब्लू बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, एक ही है दोनों। दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद, ये कभी भी डिस्टिंग्विश विद नहीं हो सकते मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद मॉस बेयर स्पेक्ट्रो। पुनिया अब ये क्या होता है मत पूछना, ये आगे आएगा जब हम इसको सॉल्ट एनालिसिस बताएगा, और अगर आप ओलंपियाड करने जाएगा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा, ठीक है। तो ये आप कभी डाउट नहीं पूछेंगे ये क्या होता है। बस एक चीज समझ लें कि मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम कंपाउंड्स को अलग अलग करके देख सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि ये अलग हैं या साथ में एक ही है। एक टेक्निक का नाम है ये, दैट इज कॉल्ड मॉस बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी।
तो हमें यहाँ कहा जा रहा है कि उस मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये आइडेंटिकल है। और जब ये आइडेंटिकल हैं तो इन्हें एक कॉमन फॉर्मूले से बताया जाता है, ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो ये आयरन अगर आप निकालो और इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो जरा देखना 6 माइनस है, यहां पर अगर मैं +2 मानता हूं तो यहाँ -4 आता है, वो -4 यहाँ आ रहा है। इसमें अगर मैं +3 मानता हूँ तो ये 3 यहाँ आ रहा है। यानी अगर इस कॉम्प्लेक्स की स्टडी करें तो ये जो अंदर बैठा हुआ है वो Fe+2 है और ये जो बाहर है वो Fe+3 है। इस कॉम्प्लेक्स की स्टडी करें, इसकी स्टडी करें तो यहाँ देखो आप क्या दिखाई दे रहा है मुझे दिख रहा है यार ये +3 है, ये +3 है, इसका मतलब यहाँ -3 आएगा, ये -3 तो यहाँ 3 आया। यहाँ पर मैंने माना कितना है +2, ये +2 है, ये 2 आया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ +3 है, इस वाले में +2 है, वहाँ +2 है, यहाँ +3, यानी ये +2 +3 इंटरचेंज हो रहे हैं। यानी कि ये जो कॉमन फॉर्मूला है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये +2 भी हो सकता है, ये +3 भी हो सकता है, ये +2 भी हो सकता है और ये +3 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या निकला कि यानी कि यहाँ अगर +2 है या +3 है और इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो ये क्या हो जाएगा बाद में ये अगर मान लो क्या है +2, उसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो ये +3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, लेकिन ये वापस इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो कंटिन्यूसली जो इलेक्ट्रॉन है वो चलता रहेगा इन दोनों के बीच में और ये आ जाएगा एक चार्ज ट्रांसफर। लेकिन ये चार्ज ट्रांसफर इस बार होगा मेटल टू मेटल। देखो आप ध्यान से, ये Fe से Fe की तरफ हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल, ठीक है। और इसीलिए इनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है और इसको शॉर्ट में लिखते हैं CTMM। CTMM क्यों लिख रहे हैं? चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल। क्या बोला जल्दी बताओ? चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल। दोबारा बोलो, चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल। क्लियर? तो यहां पर अब खास बात देखो, अगर आप कि अगर ये आपका अभी मान लिया मैंने +2 है तो फिर ये क्या बना होगा +3, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये 2 बन जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा, अंदर ये 2 हो जाएगा। तो अगर ये 3 और ये 2 है तो ये बन जाएगा, इसका भी कलर ब्लू है, इसका भी कलर ब्लू है, ठीक है। नोट करो इसको। हो गया? अब आपको एक डाउट आएगा, सर जब ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका फॉर्मूला अलग क्यों है, इसका फॉर्मूला अलग क्यों है? आप तो अलग अलग दिख तो रही है, नहीं, ये तो आपने मैथमेटिकली बना लिए हैं, प्रेजेंटेशन है ये एक प्रेजेंटेशन है दिखाने के लिए कि ये अगर यहाँ 4 है इसका मतलब अंदर +2 है, दिखाने के लिए कि ये 3 है इसका मतलब अंदर +3 है। फॉर्मूला एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए कन्वेंशन दे दिया, अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो इसी का नाम बोलना है पर्शियन ब्लू, ये रिप्रेजेंटेशन है तो इसका नाम बोलना है टर्नबुल्स ब्लू। लेकिन टेक्निकली अगर पूछे कि आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल बोलना है, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना ज्यादा। तो ये आपका एक कलर वाला सेगमेंट खत्म हो गया, जिसमें मैंने डी ट्रांजिशन बताया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया, चार्ज ट्रांसफर बताया, D0 वालों में कलर बताया, D3S बताया, ठीक है। तो ये एक सेगमेंट पूरा कलर वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर अलग से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जैसे लाइक NiCO4, FeCO5, CrCO6, इनके हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे?
इनमें एक प्रॉब्लम है, इनमें कहीं पर भी मेटल कैटायन नहीं है। इनमें अगर मेटल कैटायन नहीं है तो ये ड्रॉबैक हो गया CFT का, यानी इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक्चुअल में कौन बताएगी, MOT। तो पहला सवाल आ गया कि MOT क्या बोला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इनके बारे में बताइए। क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इनके बारे में बताएगी। तो एक सवाल आ जाए कि NiCO4 का जो है वो बॉन्डिंग बिहेवियर कौन सी थ्योरी बताती है, तो आप आंसर क्या देंगे, MOT। ठीक है, लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है मुझे और MOT मेरे सिलेबस में नहीं है, तो अपन तो जनरल निकालते हैं, जैसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल निकाल लो VBD की तरह। भाई NiCO है, 3D8 4s2 है, आया ना, पहले एक एक करके निकालते हैं, आया ना। ठीक है, इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन भर के देखो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S ये आपका 4p, अब CO कैसा लिगेंड था, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड था, पेयरिंग करेगा नहीं करेगा बताओ, तो 2 2 4 2 6 2 8 पेयरिंग कर दी। अब क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए S तो खाली चाहिए आपको, हाइब्रिडाइजेशन के लिए S तो खाली चाहिए। अब अगर S खाली चाहिए तो कहाँ से लाएं S खाली, दो ऑप्शन है, या तो इसको उठा के आगे फेंक दो या इसको उठा के नीचे ले आओ। कल मैंने बताया था कि 4s से अगर नीचे लाएंगे यहाँ से नीचे तो एनर्जी रिलीज करेगा, आगे ले जाएंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे आगे ले जाना चाहिए, नहीं मुझे पीछे लाना चाहिए। तो पीछे लाना चाहिए तो ये बैक पेयरिंग हो जाएगी। इसमें बैक पेयरिंग होने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे देख के बताओ, ये 10 हो गए, यानी कि आपको यहीं पे शॉर्ट में बता रहा हूं तो ये इधर शिफ्ट होता है, ये अगर इधर शिफ्ट होता है तो खट से देख लो आप, इधर शिफ्ट होते ही D10 हो गया, और अगर D10 हो गया तो ये आपका सीधा सीधा क्या बन जाएगा, sp3, क्योंकि S खाली हो चुका है तो ये आपका sp3 आएगा। sp3 टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक μ0 आएगा। एक खास बात बताई थी इसके बारे में, याद है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, यानी कि सिजविक रूल फॉलो कर रहा है। 36 वहां लिखवाया था मैंने EAN में कि 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। क्लियर, आया ना, बोलो क्लियर। अब इसी का छोटा भाई ले लें, अगर निकल के बाद क्या आता है, कोबाल्ट। अगर मैंने कोबाल्ट के साथ यहां पर CO4 और यहां माइनस कर दिया तो आप देखो कोबाल्ट माइनस हो जाएगा। अगर मैं जनरली कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखता तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, लेकिन मैंने यहां पर CO माइनस आ गया है, माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो यहाँ D8 हो जाएगा। तो इसका मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इस वाले कॉम्प्लेक्स का सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो आपको पता है 4s2 उठ करके यहाँ चला जाएगा, 4s2 अगर यहाँ उठ के चला गया तो ये भी D10 हो गया इसी की तरह, D10 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो गया इसका भी। एक और देख लो, FeCO4 -2, क्लियर। तो FeCO4 -2 की बात कर लो वापस, 26 होता है Fe, यहाँ कितना आएगा 3d6 4s2। अगर मैं यहाँ 2 माइनस लगाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3d8, कितना आ जाएगा 3d8 4s2।
वापस से यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, 3D10 हो जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। एक और मॉलिक्यूल ले लो ऐसा का ऐसा ही, CrCO4 -4। अब क्रोमियम में कितना होता है 3D5 4s1, 4 ऐड कर दोगे तो 3D9 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से इधर शिफ्ट हो गया तो फिर D10 हो जाएगा। D10 हो गया अगर तो हाइब्रिडेशन आपका फिर से sp3 आ जाएगा। नोट करो इसको। हो गया। अगला देखो, ये आपको इस बार मैंने 5 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला दे दिया, 5 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। मैंने आपको क्या किया 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला दे दिया। अब इसको कैसे करें? प्रॉब्लम ये है कि 5 वाली हमारे पास CFT ने स्प्लिटिंग ही नहीं बताई। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 5 कोऑर्डिनेशन नंबर की स्प्लिटिंग नहीं है। प्रॉब्लम क्या बताओ? हमारे पास 5 कोऑर्डिनेशन नंबर की स्प्लिटिंग नहीं है। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर की स्प्लिटिंग नहीं है, तो VBD से करना पड़ेगा। तो VBD से करें अगर अपन इसको तो 3D6 4s2 आएगा। छः भर दिया, ये भर दिया 2। अब वापस CO की बात करें तो CO SFL होता है, अभी बताया था। पेयरिंग कर देगा 2 2 4 2 6, ये खाली रहेगा, ये D खाली रहेगा। अब क्या करें? बैक पेयरिंग होती है, बताया था अभी, पेयर कर देगा। ये खाली रहेगा, ये भी खाली है, ये आपका P खाली है। क्लियर?
अब दिखाओ फटाफट क्या होगा। ये इधर से इधर आ गया, एक खाली है, 5 डब्बे चाहिए तो 1 2 3 4 5 खाली है तो 1 2 3 4 5, यानी कि DsP3। हाइब्रिडेशन क्या आया इसका? DsP3। ज्योमेट्री आएगी इसकी TbP, डायामैग्नेटिक है, μ0 है। क्लियर? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से ये इनर ऑर्बिटल। अब देखो एक खास बात जो आपको याद रखनी है, dz² इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। खास बात क्या है बताओ? जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसमें जो d है वो dz² होता है। दोबारा बोलो। खास बात जो है वो d कौन सा यूज होगा वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं है हमारे पास। जैसे DsP2 था, अगर DsP2 की बात करता मैं तो DsP2 में आप मुझसे पूछो कौन सा D आएगा तो मैं बता दूंगा dx² - y² आएगा, क्योंकि मुझे स्प्लिटिंग पता थी, मेरे को पता है वो dx² - y² गया। यहाँ पर क्या है, सिलेबस में हमारी स्प्लिटिंग है ही नहीं 5 की, लेकिन पूछेगा जानबूझ के वो ये वाला D कौन सा है, तो मैंने आपको इसलिए गलत ना हो इसलिए लिखवा दिया ये, ठीक है, कि dz² है। अननेसेसरी मैं स्प्लिटिंग बना के समझा के प्रूव करूं कि देखो ये हुआ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 वाला सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जरूर आ जाता है, तो इसको आपको आना चाहिए। क्लियर सबको? लिख लो इसको फटाफट। हो गया? एक बात बताओ, ये पेयर्ड हो रहे हैं इधर, ये अनपेयर्ड पेयर्ड हो गए, तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स हो गए? लो स्पिन या हाई स्पिन? पहले अनपेयर्ड था, पेयर्ड हो गए तो लो स्पिन। इसी तरह से जो NiCO4 वाला कॉम्प्लेक्स बताया था ना पूरी सीरीज, वो भी सारे के सारे क्या है? लो स्पिन। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या हो गया? पेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे ना, उनकी पेयरिंग कर दी उन्होंने, तो पेयरिंग करते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो वो कॉम्प्लेक्स भी क्या होंगे? लो स्पिन। तो वहां लिख लेना NiCO4 वालों में सब सारे के सारे लो स्पिन है एक साथ। अब आया CuCl5 वाला, यहां पर Cu+2 आएगा, Cu+2 आते ही 3D9 आएगा, 4s0 है, ये आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑप्शन है कि मैं इसको आगे ले जाऊं और एक ऑप्शन है कि मैं यही हाइब्रिडेशन कराऊं। सोचो क्या कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए अपने को, बोलो। अरे ट्रांसफरेंस हो जाएगा ना, आगे ले जाएगा, क्या सोच रहे हो इतना? गलत, वीक फील्ड लिगेंड है, ट्रांसफरेंस नहीं होगा, यानी जो है वही रह जाएगा,
तो ये एक एस पी और ये डी जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी, ठीक है। और ये एस पी थ्री डी में भी मैं बता रहा हूँ कि डी डी जेड स्क्वायर है। ये अभी फोटो खींच खींच के मत डालना आप ग्रुप पे कि सर डी जेड स्क्वायर कैसे पता चला, मैंने बताया आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि 5 की स्प्लिटिंग हमारे पास नहीं है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये भी ज्योमेट्री टीबीपी है, क्योंकि जिसमें डी जेड स्क्वायर होता है उसकी ज्योमेट्री का नाम टीबीपी होता है। ये पैरामैग्नेटिक हो गया, म्यू इसका आ जाएगा 1.73, एक अनपेड है तो। अब ये D9 सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल में D9 हाई स्पिन लो स्पिन कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला देखो NiCl होल 5, ये आपका Ni आ गया, ठीक है। Ni के अंदर आपका 3D8 आ गया, 4s0 है। अब आप देखो साइनाइड कैसा लिगेंड है, साइनाइड इज SFL, साइनाइड कैसा है SFL, एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 भरा हुआ है, ये S खाली है और ये P। अब क्या करें, पेयरिंग हो जाएगी, ये खाली रह गया, ये S आ गया, ये P आ गया, तो हाइब्रिडेशन निकालना है आपको, DsP3 आएगा अपने आप ही, DsP3। देखो इधर ये खाली है, आया ना, तो ये आपका D खाली था। अब ये D मैं बता रहा हूं कि कौन सा होगा, ये D आएगा dx² - y²। ये D मैंने बताया आपको कि D कौन सा होगा, dx² - y² है। तो ज्योमेट्री आपको बताई थी स्क्वायर पिरामिडल होती है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल कैसी ज्योमेट्री होती है बताओ, स्क्वायर पिरामिडल। 5 कोऑर्डिनेशन में 2 ज्योमेट्री होती है, एक टीबीपी और एक दूसरी होती है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल वो है ये, वो लोन पेयर वाली नहीं, वो तो 6 में आती है। 6 बॉन्ड जब होते हैं उसमें 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो तो स्क्वायर पिरामिडल वो अलग है। ये मैं आपके कोऑर्डिनेशन के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें 5 बॉन्ड होते हैं वो स्क्वायर पिरामिडल। तो ये डायामैग्नेटिक हो गया, म्यू इसका 0 आ गया। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो इसका की पॉइंट आप बना सकते हो कि NiCN होल 4 अगर होता तो D कौन सा होता, dx² - y²। तो भैया 4 है तो dx² - y², 5 है तब भी वही थे, dx² - y²। तो अब ऐसे याद रखेंगे आप कि बाकी जो 2 बचे उसमें dz² था और dz² था तो TBP ज्योमेट्री आ गई थी। इधर वाले को ऐसे याद रखें कि NiCN होल 4 अगर होता तो आप 4 कोऑर्डिनेशन में DsP2 बनाते और D कौन सा होता है, dx² - y²। तो जो 4 में था वही 5 में, ऐसे लर्न करो इसको, जो 4 में था वही 5 में है, जो 4 में है वही 5 में, बाकी 2 में dz² है। तो अपने आप याद हो जाएगा FEC होल 5 में कौन सा D है, dz²। और हमने पढ़ा था कि अगर dz² होता है तो ज्योमेट्री TBP होती है। आपने पढ़ा था कि ज्योमेट्री क्या होती है, TBP। क्लियर, तो ये याद हो जाएगा, नोट कर लो इसको, 5 कोऑर्डिनेशन।
आपसे कहा कि इनका हाइब्रिडेशन निकालो। अब इन सब का हाइब्रिडेशन निकालने में मेरे को एक दिक्कत आ रही है छोटी सी। पहली बात तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें कहा था कि CFT के अंदर जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको लर्न करनी है। तो अगर आपने NCERT से वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न की है तो आपको पता चलेगा कि उसमें ये लिगेंड नहीं थे, GLY नहीं था, DMG भी नहीं था। तो अब मेरे पास एक समस्या ये आई कि अब मैं इसको क्या करूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, मुझे नहीं पता। तो जब ऐसे फंस जाओ आप तो उसमें आप देखो GLY में डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2C डबल बॉन्ड O-। तो एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन हो तो फिर आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना है। एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है नाइट्रोजन, वीक फील्ड होता है ऑक्सीजन, तो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर मैंने बताया था कि ये चिलेटिंग लिगेंड भी है। दूसरा फैक्टर क्या बताया, बताओ मैंने, ये चिलेटिंग लिगेंड भी है। चिलेशन में स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्प्लिटिंग लार्ज होगी। इधर आओ, DMG में तो डोनर एटम बताया था नाइट्रोजन था। DMG में याद है रोजी रेड PPT वाला कॉम्प्लेक्स कराया था, तो उसमें साफ यही वो कॉम्प्लेक्स ही है ये। तो उसमें साफ बताया था कि नाइट्रोजन डोनर एटम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 स्ट्रॉन्ग 2 वीक दे रखे हैं। यहाँ भी साफ बताया था कि 2 स्ट्रॉन्ग है और 2 वीक है तो क्या होगा, 2 स्ट्रॉन्ग और 2 वीक है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से देखेंगे। यानी कि सब में स्ट्रॉन्ग से देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सब में ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो आप, Ni+2 आएगा तो ये 3D8 आएगा, आया ना, Ni+2 आएगा तो 3D8 आएगा, D8 आएगा तो इलेक्ट्रॉन को फिल करो स्क्वायर प्लेनर में, तो ऐसा आएगा। ये भरो इसको 2 2 4 2 6 2 8 खाली है। कितने लिगेंड चाहिए, कितने लो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4। क्यों, क्योंकि चार लिगेंड है वहां। ये बाइडेंटेड होते हैं भाई। बाइडेंटेड जो होते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक लिगेंड 2 लोन पेयर देगा, तो 2 लिगेंड 4 लोन पेयर देंगे, और अगर वो 4 लोन पेयर देंगे DsP2 स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर के बाद और क्या आएगा, डायामैग्नेटिक, म्यू क्या आएगा 0, DsP2 आएगा स्क्वायर प्लेनर, डायामैग्नेटिक और म्यू 0। ठीक है, लो स्पिन या स्पिन, लो स्पिन, आउटर या इनर, इनर ऑर्बिटल। नोट करो इसको। क्लियर? अब आ रहा है अगला हेडिंग, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री का है, लेकिन अपने कोऑर्डिनेशन में थोड़ा बहुत आ जाता है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं ताकि आप सवाल करते समय अटके नहीं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात अगर अपन करते हैं तो जैसे ये मेटल है और ये X लिगेंड है, तो ये बन जाएगा MlX
प्लस माइनस, एक कॉम्प्लेक्स मेटल कैटायन है ये, ठीक है ना, यहां पर ये N ले लिया, ये मेटल कैटायन है, ये लिगेंड है, इससे एक कॉम्प्लेक्स बनाइए। क्लियर सबको? अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अगर रिएक्शन आगे जाती है तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड कांस्टेंट, और अगर पीछे आ रही है तो क्या बोलते हैं, केवी बैकवर्ड कांस्टेंट। अब आपने अगर इक्विलिब्रियम में ये पढ़ा है तब तो कोई डाउट नहीं आएगा, नहीं पढ़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि अगर इक्विलिब्रियम आगे भाग रहा है तो इसका मतलब सिंपल है, जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। उल्टा बोले, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आगे भागेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप क्या बोल सकते हो, के एफ, और इनवर्सली क्या बोलोगे, के बी। अब आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following complex is more stable? Which of the following complex is more stable? एक कॉम्प्लेक्स A है, एक B है, एक C है और एक D है। चार कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको और उन चारों कॉम्प्लेक्स का के एफ दे दिया, ये के एफ लिखा हुआ है। अब इस के एफ की वैल्यू से आपको इनकी स्टेबिलिटी बतानी है कॉम्प्लेक्स की। क्या वाला बताओ, के एफ की स्टेबिलिटी बतानी है, मतलब के एफ की वैल्यू से स्टेबिलिटी बतानी है चारों कॉम्प्लेक्स की। तो ऊपर देखो आप क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, के एफ। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है के एफ। उल्टा इसका मतलब के एफ अगर ज्यादा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, के एफ अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। तो के एफ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, तो इनमें से के एफ किसका ज्यादा है, ये, यानी ए कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे उल्टे सुल्टे तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो कि चार ऑप्शन दे दिया और बोले। अच्छा एक और हो सकता है, आपको मैंने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बताई थी, याद हो तो, आपको चार कॉम्प्लेक्स देख के स्टेबिलिटी भी आती है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर उल्टा पूछ ले कि किसका के एफ ज्यादा है तो आप बता दोगे जो ज्यादा स्टेबल नजर आएगा आपको उसका के एफ ज्यादा है। के एफ दे दे और फिर पूछे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तब भी आप बता दोगे किसकी ज्यादा है। ठीक है, नोट करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, चार ऑप्शन दे दिए आपको और आपको बोला है कि बताओ कौन है पैरामैग्नेटिक। हाँ चलो करो, ट्राई करो फटाफट।
क्लियर? चलो पहला वाला तो डायामैग्नेटिक है, ये तो क्लियर ही हो गया, ये तो क्लास में कराया था। Fe+2 होगा, 3d6 होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 डायामैग्नेटिक, ये तो क्लियर हो गया, इसको तो मिटा देता हूं। सी वाला देखो, थर्ड वाला Cr CO होल 6 था, तो Cr की बात करो, 3d कितना आएगा पहले, 5 4s1, तो इसको पहले हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये S। अब यहां देखो CO कैसा है, SFL। CO अगर SFL है तो इसकी पेयरिंग कर देगा, ये आ गया, ये एक बचा हुआ है। आपको पता है इसकी बैक पेयरिंग होती है क्योंकि CO है, बैक पेयरिंग होगी तो ये यहाँ आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था CO में, ये आ गया बैक पेयरिंग, खाली हो गया ये, S खाली है, P खाली है। कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, 6, तो क्या दिखेगा ये, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, डाया, μ0, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी डायामैग्नेटिक हो गया, नोट करो इसको, ये भी क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। क्लियर? अब अगला K4 CN5O2 और ये +2, ये Fe+2 है, 3d6 आएगा, भरो d6, 1 2 3 4 5 6 भर दिया, 6 भरते हैं। अब हाइब्रिडेशन निकालो, इसका क्या आएगा, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक, म्यू 1.73, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन। फंस गए ना? आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ डायामैग्नेटिक आना चाहिए, सर आपने यहाँ पैरामैग्नेटिक कैसे लिख दिया, ये म्यू 1.73 कैसे लिख दिया। अरे भाई ठहरो ठहरो, पोज दो, इतना एक्साइटेड मत हो, देखो तो सही जादू। ये Fe+2 है, 3d6 आएगा, यही बनना चाहिए। लेकिन अब ध्यान देते हैं, इधर Fe+2 है, Cn पर 5 है, 5 में से यहाँ 4 आ रहा है तो 4 माइनस है, ये 4 माइनस है तभी 4 आ पा रहा है, ये 4 माइनस है तभी 4 आ रहा है। यहाँ पे 4 माइनस आने के लिए अगर ये 5 माइनस और ये +2 दे रखा है तो यहाँ -3 आना चाहिए था, यहाँ -3 आना चाहिए था, ये -3 तो नहीं आ रहा, -4 आ रहा है। तो एक माइनस कहाँ से आया होगा, इस O2 माइनस की वजह से, तो ये O2 माइनस आ रहा होगा यहाँ पे, इसकी वजह से ये आपका -4 बना। अब O2 माइनस का स्ट्रक्चर अगर आप MOT याद करें तो ये आपका O2 होता है। अगर आप MOT याद करें तो ये आपका O2 होता है, आया ना। इस O2 में O2 माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा तो यहाँ एक अनपेड आ जाएगा। अगर यहाँ एक अनपेड आ गया
ए भाई एक अनपेड आ गया, एक अनपेड आ गया, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका एक अनपेड है तो म्यू 1.73 आएगा। तो एक नई चीज सीखी आपने कि अगर मान लो कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऐसा आयन मॉलिक्यूल या लिगेंड है जिसके खुद के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो फिर भी तो कॉम्प्लेक्स पूरा मैग्नेटिक ही कहा जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स डाया नहीं होगा। अब आपसे इस कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है कि O2 का O2 इस लिगेंड का नेचर क्या है जो दिया गया था, तो यहाँ जो लिखा हुआ था इस लिगेंड का नेचर, चूंकि -1 आ रहा है तो क्या होगा, सुपर ऑक्साइड। तो आपको एक नया सवाल भी पूछ सकता था कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स में जो ये लिखा हुआ लिगेंड ये क्या है, परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, तो आपने आंसर दे दिया सुपर ऑक्साइड। अगर यहां में +2 नहीं देता तो ये क्या क्या हो सकता था, ये पूछेगा वो। अब ये ऑक्सीजन के लफड़े आएंगे बहुत ज्यादा। देखो अगर ऑक्सीजन कभी भी ऐसे लिखा हो O और उसके नीचे डायरेक्ट लिख दिया 4, इसका मतलब ये ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन है मतलब 4 बार ऑक्सीजन है, यानी -8 आएगा सीधा सीधा। अगर उसने O2 कर दिया और ये ब्रैकेट बना दिया ऐसे करके, तब आपको कंफ्यूजन आएगा कि या तो ये परऑक्साइड होगा या ये सुपर ऑक्साइड होगा। तो एक डाउट और खत्म, क्योंकि कईयों को ये भी डाउट आ रहा था कि मैं तो इसको ऑक्साइड ही मान रहा था, तो ऑक्साइड मानते ही तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ऑक्साइड नहीं मानना, दोबारा बोलो, ऑक्साइड नहीं मानना। ये कन्वेंशन आपको ध्यान होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन के साथ कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे तो ये क्या होगा, ऑक्साइड, लेकिन अगर ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो दैट इज कॉल्ड परऑक्साइड। ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो दैट इज कॉल्ड परऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड परऑक्साइड बा। क्लियर। अब अगर मान लो यहां पर 3 नहीं होता, +2 नहीं होता, तो फिर ये परऑक्साइड की तरह भी हो सकता था और सुपर ऑक्साइड की तरह भी हो सकता था। कैसे, आपको यहां पर -4 तो लाना ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं ये -2 है। अगर ये -2 है और यहाँ -4 लाना है तो ये 5 और 2 कितने हुए, 7 हो रहे, तो यहाँ पर +3 आ जाता अपने आप ही। अगर यहाँ +3 आता तो यहाँ D5 होता, यहाँ एक अनपेड बच जाता, तब भी कॉम्प्लेक्स में एक अनपेड है। यहाँ 2 मान लिया, बाहर 4 लाना है तो कंफर्म है यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, तो भी यहाँ से एक अनपेड आ गया। तो चाहो तो एक अनपेड यहाँ, चाहो तो यहाँ, एक अनपेड तो कॉम्प्लेक्स में रहेगा। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि इस O2 का नेचर क्या होगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आपके लिए एक महा की पॉइंट तैयार करेंगे कॉम्प्लेक्स का, जिससे कि आपको सारे जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है, और फिर शुरू करेंगे उसके बाद मेटलर्जी, नया टॉपिक। या मेटलर्जी से पहले सॉल्ट एनालिसिस, अच्छा टॉपिक है सॉल्ट।